लिए तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जितिन प्रसाद की औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई है। उन्हें अभी औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। जितिन प्रसाद ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद दिया कि उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर वो और काम करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और ये भी कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन का ये नया अध्याय है। पंकज झा और विकास भदौरिया, नीरज पांडे, ये सब हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह से देखेंगे जितिन प्रसाद की जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी, कहा कि 3 पीढ़ियों का साथ रहा है कांग्रेस पार्टी से उनके परिवार का, लेकिन आज एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि जितिन प्रसाद इतना अच्छा बोल लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आप देखिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सालों का नाता रिश्ता रहा है बीजेपी से। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, वो बातें, वो बीजेपी के एजेंडा, वो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं सबके बारे में बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरा होमवर्क कर रखा है, कैसे क्या जब यहाँ पर बीजेपी के मंच पे बोलना होता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस जनों का कहा एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा वो जो पार्टी जिसमें वो सालों तक रहे, उनके पिता भी रहे, वो एक क्षेत्रीय दल और एक विशेष व्यक्ति का हो गया है। और अब एक नए राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें कही, और उससे पहले अगर देखिए आपने, पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी के चुनाव में एक अहम रोल होगा, तो जाहिर सी बात है कि अपने उस रोल को लेकर बहुत संजीदा है और बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। जितिन प्रसाद को एहसास है कि आगे उन्हें क्या करना है। उन्हें शायद मुझे लगता है कि उनके रोल के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया गया है, लेकिन आज मजे हुए बीजेपी नेता की तरह मंच पर वो नजर आए। प्रीति जी बिल्कुल, एक विकास नया अध्याय तो उन्होंने खुद ही कहा है, उनके लिए यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन जिस तरह से सामने आए जितिन प्रसाद, ये भी कहा कि मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा काम बोलेगा आने वाले समय में। जी हाँ, देखिए, युवा पीढ़ी के नेता हैं, जोश है, जुनून है उनके अंदर कुछ कर गुजरने का। और सबसे बड़ी बात है देखिए कि वो नए अध्याय को, नए चैप्टर को कितनी तेज़ी से अडॉप्ट कर लेते हैं। पंकज झा जो बात कह रहे थे कि उन्होंने जिस तरह से श्रेष्ठ भारत, एक भारत बात कही और उसको अडॉप्ट किया, वो जाहिर तौर पर एक इस नेता की खूबी है कि वो जिस घर में जा रहे हैं उसके कार और संस्कार और उसकी बातों को, उसके काम को, उसके नेता को आप तुरंत ही ओढ़ ले रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं, और यही खूबी होनी चाहिए। अब देखिए, उनको पता है कि उनके पास जीतने के लिए सारा आसमान है, और ये पहला अटेम्प्ट नहीं था उनका। इससे पहले 2 बार बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चली, प्यार की पीगें बढ़ी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो बीजेपी में नहीं शामिल हो पाए। लेकिन आज वो दिन आ गया है और वो बीजेपी में शामिल भी हो गए, और उनको ये पता है कि एक बहुत बड़ा ब्राह्मण बेस यूपी में, जिस पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था एक ज़माने में, अब वो कभी इस पार्टी से उस पार्टी जा रहा है, उसके नेता बनने का उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। अगर वो यहाँ कामयाब हो गए तो उत्तर प्रदेश में वो अपना झंडा भी गाड़ देंगे, बीजेपी में वो रिलेवेंट भी हो जाएंगे, और दूसरी पार्टियों को, जिनको कांग्रेस को छोड़कर जिसको वो अब बीजेपी में आए हैं, उनके लिए ये कष्ट का विषय भी रहेगा कि जितिन को हम संभाल नहीं पाए। और जाहिर तौर पर जितिन की कई एक मांगें थी कांग्रेस के नेताओं से, जो समय समय पर उनके आश्वासन दिया जाता रहा कि वो पूरी की जाएंगी, लेकिन वो नहीं पूरी कर पाए, और इसी वजह से जितिन को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि एक किसी परिवार का दल है, क्षेत्रीय दल है, और ये दुख जो था जितिन प्रसाद का, वो अभी से नहीं था, लंबे समय से था। उनको संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए थी। विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जल्दी से रुक करना चाहती हूँ नीरज पांडे का, जो कि बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां आपसे थोड़ी देर पहले ही ऑफिशियली जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। नीरज, पंकज बात कर रहे थे कि लगता है कि जितिन प्रसाद अपना होमवर्क करके आए हैं बीजेपी में, लेकिन क्या बीजेपी ने अपना होमवर्क कर लिया है, अपनी तैयारी कर ली है कि किस तरह की भूमिका निभाएंगे जितिन प्रसाद उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई मूवमेंट होता है तो वो पूरी तरह से तय होता है, पूरी तरह से ठोक बजाकर होता है। किसी भी नेता को लाने से पहले उसकी भूमिका पहले ही तय हो जाती है कि इसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, इसको कहाँ तक यूज किया जाएगा, इनको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, या हाल ही में संपन्न हुए 2 चुनाव, असम और बंगाल का चुनाव देख लीजिए। बंगाल में जो 2 बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, तो लाते ही उनकी भूमिका
भूमिका तय कर दी गई। यानी शुभेंदु अधिकारी को जब लाए तो उसके दूसरे दिन उनको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया और उनको स्टार प्रचारक बना दिया। इसी तरह जितिन प्रसाद को जब लाए हैं तो निश्चित रूप में भूमिका इनकी तय हो गई होगी कि इनसे क्या क्या काम लिया जाएगा, इनको क्या क्या कराया जाएगा, इनको कहाँ कहाँ दौड़ाया जाएगा। तो एक बात तो साफ हो गई कि जितिन प्रसाद के आने से उनको जिस तरह से ब्राह्मण नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उनको दौड़ाने वाली है और बतौर ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको मंचों पर खड़ा करने वाली है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आकर जितिन प्रसाद किस तरह से उस अवसर को अपने लिए कन्वर्ट कर पाते हैं और पार्टी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं कि जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहा। इस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। चलिए, तो जितिन प्रसाद तो शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी अब कुछ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष का एक रिएक्शन आ रहा है, उस पर नजर डालिए। सवाल किया था, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, परिवार में लोग भी, उनके पिताजी भी सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जिसकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जिसके संघर्ष, जिसको सांसद और मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बंगाल का प्रभारी बनाया, और जो जितिन प्रसाद जी ने किया है वह कहीं से भी अच्छा कार्य नहीं माना जा सकता। मैं समझता हूं कि जितिन प्रसाद जी, जिनको पिछले समयों में कांग्रेस पार्टी ने जितना उचित सम्मान दिया, जितना मान दिया, मर्यादा दी, और उसके बाद भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है, समय बताएगा, वक्त बताएगा, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सफलता उनसे कोसों दूर रहेगी। लेकिन 2022 कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो कहावत है ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो जब अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है जितिन प्रसाद, तो उनके बारे में जो सहयोगी कल तक उनकी तारीफें करते थे वो ऐसा कहेंगे, ये मान कर चलिए। और अब जब बीजेपी में चले गए हैं तो उन्हें बहुत बड़ा नेता बताया जाएगा। पर सच यही है कि पिछले कई चुनाव में उनकी हार हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे आज की राजनीति में। आज की राजनीति में बीजेपी को यूपी में एक ऐसे नौजवान ब्राह्मण चेहरे की ज़रूरत थी, और ये भी बताना था कि गांधी नेहरू परिवार के कितने करीबी हैं। आप तस्वीरें जो अब टीवी पर चल रही थी, प्रियंका राहुल के बहुत करीबी माने जाते थे, तो एक बड़ा झटका उस परसेप्शन के लिहाज से है। और जो खांचे में फिट बैठते हैं कि एक ब्राह्मण नेता, युवा, जिसके पास एक लंबा करियर, एक भविष्य है, उस तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है आज उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग की। चलिए पंकज, इसी के साथ समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार विकास और नीरज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। एक नौजवान ब्राह्मण चेहरे की कमी थी भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से, अब वो पूरी हो गई है। क्या कुछ समीकरण होंगे आने वाले समय में, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लिए ज्वाइन कर लिया है जितिन प्रसाद ने, तैयारियां दोनों ही की तरफ से पूरी हैं। जितिन प्रसाद ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये भी कहा कि आने वाले समय में मेरा काम बोलेगा, यानी कि आइडियाज़ उनके पास बहुत है। अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनके हाथ बंधे हुए थे।
देखिए, कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के लिए जो काम करते थे, लेकिन उसके अलावा भी वो अपना एक ब्राह्मण चेतना मंच के नाम से ब्राह्मणों के बीच में अच्छा खासा काम करते हैं। दरअसल ये जिस जगह से आते हैं, शाहजहांपुर ये अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच का एरिया है। शाहजहांपुर, बरेली, सीतापुर, हरदोई, ये जो जुड़े हुए। नीरज, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी तो आपका और हमारा शहर है। मतलब प्रदेश की जो कार्य समिति बैठक बनी, उसमें कांग्रेस के सवाल उठा रही है जातिवाद को लेकर। देखो, कांग्रेस सवाल हर चीज़ को उठाती है। आप कार्यसूची की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने तो सवाल उठाया था देसी वैक्सीन पर, और आज वैक्सीन का प्रश्न कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का चेहरा ही यही है कि हर एक सही चीज़ पर प्रश्न उठाना, और कांग्रेस को जवाब जनता ने दे दिया। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इससे पहले एक बड़ा नाम था जो शामिल हुआ कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, और आज इस ज्वाइनिंग के साथ भी उनकी प्रतिक्रिया आई है। नीरज, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो आप पहले कह रहे थे हमसे कि आइडियाज़ हैं जितिन प्रसाद के पास, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अब इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। देखिए प्रीति, मैं बता दूं, शाहजहांपुर से आते हैं जितिन प्रसाद। शाहजहांपुर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ ब्राह्मणों की बहुत अच्छी खासी संख्या है, और निश्चित रूप में जितेंद्र प्रसाद ने एक बहुत बड़ी परंपरा डाली थी, और वो ब्राह्मणों के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। ना सिर्फ चूंकि उनका जो एरिया है वो ना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, ना सीधे तौर पर अवध में आता है, तो अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच का इलाका माना जाता है वो। तो इस वजह से उस एरिया में, खासकर शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई और बरेली के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए न सिर्फ कांग्रेस की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया, बल्कि उन्होंने अपनी सेल्फ एक लेगेसी तैयार करने की कोशिश की, और ब्राह्मण चेतना मंच के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी शाखाएं खड़ी की। हर जिले में उनके ब्राह्मण चेतना मंच के सदस्य उन्होंने बनाए, और बाकायदा उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे भी किए। तो इसलिए एक ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मणों के बीच में अच्छा खासा काम किया। अब वो कितना फायदेमंद होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये 2022 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन चूंकि भाजपा का मानना है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति जो किसी भी पार्टी में है और उनके आने से उनको फायदा होता है, तो वो उसको लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो जितिन प्रसाद के आने से भाजपा को फिलहाल कोई नुकसान होने वाला नहीं, और जितिन प्रसाद के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है 2 बार से, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में और उनके मन में ये तो रहा सभी चीजों के बारे में पहले विकास आपने भी बात की कि किस तरह से एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने आज इस नई ज्वाइनिंग के साथ। एक जो स्ट्रेटजी होती है, रणनीति जो बनाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं माहिर है, और जितिन प्रसाद की ज्वाइनिंग सपोर्ट करेगी उनके इस पूरे प्लान को। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रीति, जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की वो फिक्स है कि उनको बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी है। उनके पिता जितिन प्रसाद के समय से वो एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनके पिताजी की लेगेसी को कैरी करते हुए आए। लेकिन अब से कुछ देर बाद वो जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करेंगे। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि जितिन प्रसाद के लिए क्या बीजेपी ने सोचा है। क्या उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या उनको संगठन में भूमिका दी जाएगी, या उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। इसमें से क्या भूमिका उनके लिए चुनी गई है, ये हम तब तक आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और आगे की रणनीति जितिन प्रसाद की क्या होगी, इसका भी खुलासा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।